नमस्कार। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लगभग लिस्ट आ चुकी है, कुछ ही सीट्स रह गए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरह से कहें स्ट्रैटेजी है कि कोर जो केजरीवाल टीम है, उसकी कैसे घेराबंदी करें। तो खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व के सांसद और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बेटे परवेज़ साहिब सिंह वर्मा खड़े हो गए। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ पूर्व के सांसद रमेश भिदोड़ी खड़े हो गए बीजेपी से। और हमने देखा है कि और भी जो मंत्री हैं आतिशी सरकार में, उनके खिलाफ भी बीजेपी ने मजबूत उम्मीदवार दिए हैं। और एक जो मंत्री रह गए हैं और जो कि बहुत मजबूत टीम मेंबर माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के हैं, वो हैं सौरभ भारद्वाज। ग्रेटर कैलाश से एमएलए हैं, बहुत ही पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हैं और उनकी छवि जो है बहुत ही मजबूत मानी जाती है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी जैसे सांसदों की टीम उतारी है दिल्ली के चुनाव में, तो एक पूर्व के सांसद स्मृति ईरानी भी आजकल यूं ही बैठी हुई हैं, क्या उनको उतारेंगे सौरभ भारद्वाज के खिलाफ? ये जानने की हम कोशिश करेंगे दिल्ली के राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार से। अमित जी, ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट किसी को दिया नहीं है, कयास लगा रहे हैं, स्पेकुलेशन है, कोई पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन ये मालूम चल रहा है कि स्मृति ईरानी को उतारा जा सकता है। उनका दिल्ली से पुराना नाता भी है, चांदनी चौक से चुनाव लड़ चुकी हैं लोकसभा का। वो क्या लड़ सकती हैं वो चुनाव? नमस्कार मनीष जी और रायसीना हिल्स के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। नहीं मनीष जी, आप देखिए क्या है कि 11 सीट पर बीजेपी अभी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट बचा हुआ है। 11 सीट पर पिछला अब बीजेपी का टोटल 3 लिस्ट आया है। 2 लिस्ट में 29 कैंडिडेट्स का उन्होंने घोषणा किया था और एक फिर बाद में मोहन सिंह बिष्ट रुष्ट नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको करावल नगर के वो सिटिंग विधायक थे और उनका टिकट उनके जगह पे कपिल मिश्रा को दे दिया गया था। तो उनका एक दो स्टेटमेंट आया तो ऐसा लगता है कि भाई पार्टी की आगे कुछ ज्यादा डैमेज ना हो, तो तुरंत उनको बगल के मुस्तफाबाद से बीजेपी अपना प्रत्याशी बना दिया है उसको। और इसलिए अब आप पहले 12 था, अब 11 सीट का अनाउंसमेंट होना बचा हुआ है, जिसमें आप सही बोल रहे हैं कि ग्रेटर कैलाश का एक सीट है जहां से सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के टॉप के 3-4 लीडर्स में उनका काउंट होता है, उनका नाम का। तो निश्चित रूप से मनीष जी, बीजेपी का जो अभी तक जो कैंडिडेट का लिस्ट और उसका स्ट्रेटेजी देख के समझ में आता है कि जितने भी आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे हैं या जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उनके खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट काफी स्ट्रांग है। जैसा चूंकि उनका बैकग्राउंड है, पहले वो दिल्ली में बड़ा बड़ा इलेक्शन जीत चुके हैं, जिसमें रमेश भिदोड़ी आपने चर्चा नाम का कर ही दिया कि कालका जी से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ। और वो विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी 2-2 बार रह चुके हैं। यही प्रवेश वर्मा के साथ भी है, 2-2 बार सांसद रह चुके हैं और विधायक भी महरौली से वो थे। तो उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवारी उनको बीजेपी ने दिया है नई दिल्ली सीट से। वैसे ही आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी जंगपुरा से सरदार तजिंदर सिंह मारवा है और वो पहले 4-5 बार वो भी विधायक रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, पहले कांग्रेस में वो विधायक होते थे और काफी अच्छा मार्जिन से वो जीतते थे। और वो सीट भी माना जाता है कि अल्पसंख्यकों के साथ साथ सिख का भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन उस विधानसभा में रहता है। लेकिन अभी अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेटर कैलाश और स्मृति ईरानी की। देखिए मनीष जी, होता क्या है कि जो बहुत बड़ा नाम होता है उसमें रिस्क भी बहुत होता है। होता क्या है कि आप ध्यान से देखेंगे तो स्मृति ईरानी बीजेपी की एक कद्दावर नेता है और उनका नाम इसलिए हुआ था कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष, उस समय अध्यक्ष और अभी जो प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में चुनाव लड़ी थी। पहला चुनाव हारी थी, लेकिन दूसरा चुनाव उन्होंने उनको हरा दिया था और तीसरा इस बार फिर वो हार गई है। तो चूंकि राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव हराना नेक्स्ट टू पॉसिबल था, कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता था कि खास करके यूपी में जो 2 किला है, रायबरेली से सोनिया गांधी का और अमेठी से राहुल गांधी का, तो इस किले को कोई भेद नहीं पाएगा, ऐसा माना जाता था। तो जब से हम लोग राजनीति
कवर कर रहे हैं नजदीक से, तब तक गांधी परिवार कभी हार का मुंह नहीं देखा था। उससे पहले स्मृति ईरानी जब राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में पटकनी दी थी अमेठी से। अब जहां तक स्मृति ईरानी की बात है, तो स्मृति ईरानी लेकिन आज के दिन में दिल्ली के इलेक्शन में या दिल्ली की राजनीति में एक्टिव नहीं है। तो मनीष जी, मैं मानता हूं कि बीजेपी को बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। हालांकि दिल्ली बीजेपी की जो इकाई है, वो केंद्रीय बीजेपी इकाई से किसी बड़े नाम को दिल्ली के अंदर जो 11 बचा हुआ सीट है उसमें कुछ सरप्राइज वो नाम चाहती है कि ऐसा कुछ नाम आए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक डर भी है मनीष जी, कि जो अंदरूनी लड़ाई जो होती है पार्टी की, अगर आप स्मृति ईरानी के जैसे नेता को कोई एक सीट से विधानसभा लड़ाएंगे, तो ये सब मानकर चलेगा कि वो विधायक बनने के लिए तो यहाँ नहीं आई है। ये बहुत स्वाभाविक है कि सबके मन में आ जाएगा, जो आज जितने कैंडिडेट मैदान में हैं उन सबके मन में रहेगा कि अब स्मृति ईरानी की एंट्री हो गई है, तो स्मृति ईरानी ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री भी होंगी अगर भाजपा को बहुमत आता है तो ये बहुत पेच है मनीष जी इसमें। आज के अच्छा, चूंकि वो केंद्रीय मोदी जी के टीम में केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी वो बड़ा बड़ा मंत्रालय संभाले हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उनके पास था, तो इसलिए उनका जो कद है मुख्यमंत्री से नीचे, अगर वो विधानसभा लड़ेंगी तो कुछ संभव नहीं है मनीष जी। तो वैसे में प्रवेश वर्मा अभी आशा लगाए बैठे हुए हैं कि शायद वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ऐसे ही रमेश बिधूड़ी के मन में भी चल रहा होगा कि वो भी बहुत सीनियर मोस्ट है। विजेंद्र गुप्ता आपको पता है कि लगातार से प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं और विधानसभा में केजरीवाल लहर के बावजूद वो तीनों इलेक्शन जीते हैं। तो ये मनीष जी कहीं ना कहीं तो ये क्रेडिट वो भी लेंगे कि मैं भी दिल्ली की राजनीति में लगातार सक्रिय हूं, तो मेरा भी नंबर आना चाहिए। तो इसलिए और भी कई नाम हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर इनफाइटिंग ना हो, इसको भी केंद्रीय जो इनकी थिंक टैंक है बीजेपी का, उनको सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा जीके से और भी कई नाम चल रहा है, जिसमें आरती मेहरा जो दिल्ली के मेयर रह चुकी हैं, वो चूंकि जीके की रेसिडेंट भी हैं, वो भी एक दावेदार है। शिखा राय पिछले इलेक्शन में हार गई थी, काउंसलर है अभी बीजेपी दिल्ली के लेवल पे, जनरल सेक्रेटरी सब भी रह चुकी हैं, रहती हैं, मैंने सीनियर पदाधिकारी हैं। तो उनका भी नाम चलता है कहीं ना कहीं मनीष जी हुआ उस सीट के लिए। एक आपको पता है कि दिल्ली चुनाव, जब लोकसभा चुनाव में कई सांसदों का टिकट कटा था, तो उसमें एक मीनाक्षी लेखी को अभी तक एडजस्टमेंट नहीं मिला है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है मीनाक्षी लेखी दिल्ली कैंट में भी उनका नाम चल रहा है, और जीके के लिए भी कोई, चूंकि उनका नई दिल्ली लोकसभा के अंदर ही ये विधानसभा है। तो मनीष जी कई तरह की संभावनाएं चल रही है। तो लेकिन ये तो कैलकुलेशन करना होगा दिल्ली के केंद्रीय भाजपा के सीनियर नेताओं को। मनीष जी, तो कई सारे बातों को आपने कहा है अमित जी। एक बात तो ये हो गया कि एक अनार 100 बीमार वाली हालात है। सबको मुख्यमंत्री के पद के ऊपर अपने निगाहें लगा करके रखे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद तो तब मिलेगा जब ये सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आने के लिए इनको विधानसभा का चुनाव जीतना पड़ेगा। लेकिन हम अगर वापस लौटते हैं स्मृति ईरानी के राजनीतिक भविष्य के ऊपर, तो चांदनी चौक से वो चुनाव लड़ चुकी थी और चुनाव हार गई थी वहां से। और आपने बिल्कुल कहा कि एचआरडी मिनिस्टर रही हैं मोदी कैबिनेट में, और आयन भी मिनिस्टर भी रही हैं मोदी कैबिनेट में, बाल और महिला विकास मंत्री तो थी ही। लेकिन आज के तारीख में पिछले हम जब से लोकसभा चुनाव को खत्म हुआ है तब से कहीं सुर्खियों में नहीं रह रही हैं, कहीं दिखाई नहीं देती हैं। और बीजेपी का जो मुख्यालय है वहां पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनको मौका नहीं दिया जाता है। तो ऐसा समझ में आ रहा था कि कोई कहीं खुद तो नहीं है ये, कि कहीं खुद ही डिसिडेंट तो नहीं बन गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं। नहीं मनीष जी, क्या होता है कि इलेक्शन में जब आप एक बार चुनाव हार जाते हैं और फिर पार्टी आज आपकी सरकार में है, तो फिर आपको अकोमोडेट करने में दोबारा टाइम लगता है मनीष जी। अगर पार्टी के गुडबुक में भी अगर कोई नेता बना हुआ है तो, लेकिन ये यही राजनीति है। राजनीति में अगर आपको ध्यान होगा, कई ऐसे उदाहरण हैं। अगर जैसे शाहनवाज हुसैन बहुत बड़े बीजेपी के नेता हुआ करते थे, वाजपेयी सरकार में यहाँ मंत्री थे, और एक बार जो जहां से वो बाद में जब शिफ्ट कर गए भागलपुर से, वो चुनाव लड़ते थे लोकसभा का, उनका एक बार वो सीट जदयू को दे दिया गया कोलिब्रेशन में, फिर उनका वो सीट नहीं आया। तो उसके बाद उनको वहां विधान परिषद का मेंबर बनाया गया, एमएलसी बने वो बिहार विधानसभा में।
कुछ ही महीने वो उनको मंत्री बने, इंडस्ट्री मिनिस्टर, उसके बाद फिर उसके बाद वो एमएलसी हैं, लेकिन दोबारा जब फिर नीतीश की सरकार बनी तो उसमें उनको अकोमोडेट नहीं किया गया। आज देखिए आप, पार्टी के कहने के लिए तो चीफ प्रवक्ता भी रहे हैं, आज भी स्पोक्स पर्सन का उनके पास डिजिग्नेशन है, लेकिन कहीं नजर नहीं आते हैं मनीष जी। तो एक बार अगर आप छूट जाइएगा राजनीति में तो फिर वापिस ट्रेन पकड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी पार्टी के गुड बुक्स में है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब लास्ट जो लास्ट लोकसभा लड़ी है, अभी भी राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, बड़ा कैंडिडेट थे, इस बार हार गई चुनाव। तो पार्टी के मन में कहीं ना कहीं होगा उनको अकोमोडेट करना। लेकिन दिक्कत ये है मनीष जी कि आज के दिन में जैसे दिल्ली में जो लगातार कार्यकर्ता सक्रिय हैं, अगर आप किसी बड़े नेता को किसी दूसरे प्रदेश से या केंद्र की राजनीति से वापस लेकर आते हैं तो रिएक्शन तो होता है। महत्वाकांक्षा मनीष जी हर कार्यकर्ताओं के मन में है, और दिल्ली में तो पिछले 28 साल से बीजेपी शासन से दूर है। तो हर कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि यहाँ कब बीजेपी शासन में वापिस आएगी, दिल्ली में सरकार बनेगी, जो कि अभी भी मुकाबला बड़ी कठिन है। लेकिन उस मुकाबले तो इसमें यही है, केंद्रीय टीम को ये कैलकुलेशन करना है कि अगर उनके आने से चुनाव अगर बदल जाए और कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव कम हो और पॉजिटिव ज्यादा हो, तो ये कैलकुलेशन पार्टी को करना है। क्योंकि एक बार हम लोग देख चुके हैं, किरण बेदी को लाया गया था तो और मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ बनाया गया था, लेकिन क्या हश्र हुआ था पार्टी का हम आपको पता है। तो उसमें भी यही हुआ था, कार्यकर्ताओं का शिथिलता जो सब सामने आ गया था। कोई किरण बेदी को नहीं, कार्यकर्ता खास करके उनका बहुत विरोध कर रहे थे, उनको नहीं चाहिए था किरण बेदी जैसा नेता। तो ये बहुत मैटर करता है मनीष जी। लेकिन अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो भी एक महिला हैं, आतिशी, और अगर स्मृति ईरानी आती हैं और ऑटोमेटिकली जैसा अमित जी बता रहे हैं कि अगर स्मृति ईरानी को बीजेपी ग्रेटर कैलाश से चुनाव में उतारती है तो स्वाभाविक रूप से वो एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखे जाएंगी, बीजेपी अनाउंस करे चाहे नहीं करे। और ये देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी की भी महिला मुख्यमंत्री है और बीजेपी की तरफ से भी एक महिला मुख्यमंत्री के चेहरे के को लेकर के सामने बीजेपी आ रही है। और इसमें हम एक बात ये भी कह देना चाहते हैं कि भले ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं इस चुनाव में और आम आदमी पार्टी भी मांग रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो शर्त हैं उनके बेल कंडीशन का, उस जब तक वो कंडीशंस हटते नहीं हैं तो अरविंद केजरीवाल का दोबारा मुख्यमंत्री पार्टी के चुनाव जीत जाने के बाद भी बहुत ही मुश्किल दिखता है। तो ऐसे में बीजेपी महिला और महिला कार्ड भी खेल सकती है अमित जी, ऐसा लगता है। लेकिन हम आने वाले बीजेपी के लिस्ट का इंतजार करेंगे और इस पर अभी ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा भी स्पेक्युलेटिव है। और एक बार जब बीजेपी का लिस्ट आ जाएगा तब इसके ऊपर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे अमित जी। दर्शकों से उम्मीद है कि अपने कमेंट्स हमें लिख करके बताएं। और अमित जी, पूरे विषय पर अपनी समीक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।